हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। तो अभी हम लोग बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम जैसे कि आने वाला है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। पीक्यूआर जो है उसके मिड पॉइंट से बनने वाली साइड AB BC एंड AC का राइट एंगल ट्रायंगल है। 4 सेंटीमीटर साइड दे रखी है। बोला गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। वेरी सिंपल क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देखेंगे। आप एक बात बताओ, आपसे जिस हिसाब से क्वेश्चन बोला है उसने आपसे ये कहा है कि एक कुछ इस तरीके का ट्रायंगल होगा, ठीक है, यही ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट ये होंगे, और आपसे उसने कहा इसके मिड पॉइंट से होकर के भैया एक दूसरा ट्रायंगल, जिसमें हम लोग कलर ले लेते हैं कोई दूसरा, एक सेकंड रुकना, इससे मैं जो है पहले बना देता हूँ चित्र को, फिर आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से इसके मिड पॉइंट से मिल करके ये फिगर बना होगा, ये बन गया, ठीक है। और आपको इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मिड पॉइंट से हम एक ट्रायंगल को इसके अंदर बनाएंगे तो एक्चुअल में ये 4 इक्वल ट्रायंगल्स बनते हैं। 4 इक्वल ट्रायंगल्स। अगर हमें इस पूरे बड़े वाले का एरिया पता हो और इस बड़े वाले के एरिया में हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इस बीच वाले का एरिया पता चल जाएगा। और ये हमें दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का एरिया आपको पता है क्या होता है। एरिया भैया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, जल्दी से बोलेंगे आप। बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू A²। A² की जगह इसकी साइड हमें दे रखी 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। और मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये एरिया निकलेगा बड़े वाले का, हमें चाहिए इस छोटे वाले का, यानी 1/4 इसका करना है, तो इसका 1/4 कर देंगे। आप बोलोगे 4 से ये 4 का स्क्वायर ख़त्म हो गया, आंसर आ गया √3, और यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। बात समझ में आ गई। इससे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन, सबसे छोटा सॉल्यूशन यही हो सकता है। फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, और अन्यथा आपको इस फिगर की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था एक फिगर का जो मैंने आपको बना के बता दिया कि अगर इस तरीके से मिड पॉइंट से कोई ट्रायंगल बनता है तो जो बीच का ट्रायंगल है दिस इज़ द 1/4 ऑफ होल ट्रायंगल, एरिया का 1/4 होगा। बात समझ में आ गई? हाँ या ना जल्दी से बोलेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन को जल्दी से करिएगा। दे रखा है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 to the power n - 5 to the power n ऑलवेज एंड्स विथ, हमेशा किस पे ख़त्म होगी भैया? ध्यान से देखना। 6 की पावर n मैं मान लेता हूँ, 6 की पावर कितनी भी चढ़ा दो भैया यूनिट डिजिट 6 ही आता है। और भैया 5 की पावर भी हम कितनी भी चढ़ा दें यूनिट डिजिट 5 ही आता है। और 6 से 5 को माइनस करेंगे तो भैया 1 ही आएगा। सो दैट्स इज आंसर इज़ 1। और ये मेरा इतना ही सॉल्यूशन आपको करना है, इतना सा ही आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे भैया जैसे कि एग्जांपल में हम समझ लेते हैं, अगर आपको पता होना चाहिए 6 की पावर हम 1 चढ़ाएंगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 कर दोगे भैया तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 कर दोगे तो 216 आ जाएगा। लेकिन भैया वहीं पे अगर हम बात करते हैं 5 की, तो 5 की पावर 1 कर दोगे भैया तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 2 कर दोगे तो 25। भैया बोलोगे 5 की पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो 125। कहने का मतलब क्या है कि इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, दोनों को माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। उसने हमसे आपसे अंतिम अंक ही पूछा है। एंड्स विथ किससे ख़त्म होगा? तो वो 1 पर ही ख़त्म होगा। चाहे तुम इसको माइनस कर लो भैया, 36 में से 25 माइनस कर लो, बोलो भैया 11 बच जाएगा। चाहे भैया 216 में से 125 को माइनस कर लो, तो आप कोई भी इनमें से करोगे आंसर के एंड में 1 ही आएगा। तो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना आपको करना है। बाकी ये समझाने के लिए मैंने आपको चीज़ें लिख दी हैं, इनकी आपको कोई भी आवश्यकता फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि 6 की जो है साइकिल इस तरीके से है कि उस पर आप कितनी भी पावर कर लें वो 6 पे ही आता है उसका यूनिट डिजिट। 5 की भी कितनी कर लें 5 ही आता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन है इफ़ 19 अंडर रूट के अंदर है -x √12 इज इक्वल टू √4 -√3 है, और अपॉन में 1 लिखा। तो देखो अपॉन में 1 का आपको भी पता कि कोई अस्तित्व तो होता नहीं है, लिख देते हैं, अदरवाइज़ को नहीं भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक बात बताइए, अगर इस वाले स्क्वायर को हम इधर से अंडर रूट को इधर स्क्वायर में चेंज कर दें आके, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बातें समझ में आएंगी। √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो 2 - √3 होगा कि नहीं होगा भाई? जल्दी से एक बार बोलोगे हाँ या ना? बोलोगे हाँ भैया। यानी यहाँ पे हमें समझ में इतना आ गया कि ये 19 - x √12। अच्छा √12 को क्या लिखा जा सकता है मेरे भाई? जल्दी से सुनना, √12 को क्या लिखा जा सकता है? कोई बताएगा जल्दी से भैया, जल्दी बताओ। आप बोलोगे भाई √12 का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर 4 3 जा 12,
और 4 मेरे भाई 2 बाहर आ जाता है तो 2√3 होता है। तो हम √12 को लिख सकते हैं 2√3। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप बोलोगे भैया यहाँ से आ जाएगा 19 माइनस 2√3x और इक्वल टू मेरे भाई कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो देखो 4 और 3 7 हो जाएगा। और भैया बीच में माइनस लगा तो माइनस 2ab माइनस का 4√3 हो जाएगा। कोई समस्या? 2 इंटू ए इंटू बी जब कराओगे तो 2 इंटू ए इंटू बी मिल के भैया ये 4√3 बन जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है। हमने कहा भैया अगर इसको सॉल्व करोगे सिंपल सा भैया सॉल्व भी हो जाएगा। आप बोलोगे देखो ये मेरा लिखा हुआ है कितना, आप बोलोगे लिखा है 19, ये 7 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 19 माइनस 7 ये 12 आ जाएगा। इक्वल टू मेरे भाई क्या बचेगा, यहाँ पे मेरा 4√3 बचेगा, यहाँ पे मेरा 2√3 इधर से जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4√3 और ये हो जाएगा प्लस का 2√3x। कोई समस्या है यहाँ तक? किसी को तो बताएगा जल्दी से। आप बोलोगे भैया एक काम मुझे यहाँ पे ये समझ में आया कि x वाली चीज़ों को आपने कहा एक जगह रखा जाता है, तो ये वाला अगर हम देखें भैया ध्यान से इस वाले स्टेप को, तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि इससे मैंने इसको माइनस कर दिया तो 12 आ गया, और फिर मैं क्या करता हूँ इस वाले को इधर उठा के ले आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4√3 और इक्वल टू इस वाले को इधर उठा के ले आऊँगा तो 2√3x हो जाएगा। जल्दी से बताओ, ये बात एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आई? बोलोगे हाँ। हमने कहा भैया अगर x का मान निकालना है तो ये x के साथ पूरी चीज़ गुणे में लगी इधर आ जाएगी भैया डिवाइड में। आप बोलोगे x का मान आ जाएगा 12 प्लस 4√3 और पूरे के बटे में 2√3। आप बोलोगे भैया 2√3 को इसके साथ अलग कर देंगे, इसके साथ अलग कर देंगे, क्योंकि इसका बंटवारा करना निश्चित है। आप बोलोगे भैया सिंपल सा है, इस 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 2√3 प्लस और इस 4√3 के अपॉन में 2√3। इसे मैंने पार्शियली दोनों में अलग अलग कर दिया। अब मैंने कहा देखो 2 से कटे 2 बार, √3 से कटता है तो √3 आता है, और भैया √3 से √3 गया, 2 2 जा 4 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 2√3 प्लस 2। तो भैया एक बार जल्दी से बताओ 2√3 प्लस 2 वाला आंसर कौन सा है? ये देखो दिख रहा है 2 प्लस 2√3 या 2√3 प्लस 2। दोनों बातें ही सेम है, आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। आई होप आपको यहाँ तक की पूरी बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से बोलेंगे एक बार, बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। दिया गया एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया। इंग्लिश वाला आप पढ़ लीजिएगा या फिर इंग्लिश वाला मैं पढ़ देता हूँ कि एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट द गेन ऑफ 12%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 33 मोर द गेन वुड हैव बीन 14% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। आपको बताना है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। पहले उसे मैंने 12% प्रॉफिट बेचा, 33 रुपये, और ज़्यादा पर बेचा होता तो 14% का प्रॉफिट होता। मेरे भाई लॉजिक बिल्कुल सरल सा है कि अभी 12% का प्रॉफिट हो रहा है, 33 रुपये ज़्यादा पे बेचता तो 14% का प्रॉफिट होता। एक्चुअल में देखा जाए प्रॉफिट मेरा 12% से 14% हो जाता, यानी अगर देखा जाए तो प्रॉफिट गेन हो गया मेरा 2% का, प्रॉफिट गेन हुआ 2% का। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भैया 2% का जो गेन हो रहा है वो दैट्स इज एक्चुअल टू 33 रुपीज़ की वजह से हो रहा है, कि मेरा जो 2% बढ़ रहा है वो 33 रुपये की वजह से बढ़ रहा है। तो भैया मुझे तो पता है कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, 100% के लिए इसमें 50 से इंटू करा तो ये 100% हो जाएगा। तो भैया ये 100% मेरा CP निकल आएगा, और भैया इधर 50 से गुणा कराया तो इधर भी 50 से गुणा करा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो भैया 1 0 तो पहले लगा दो, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 1650 रुपये की मेरी वो वस्तु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर C एकदम राइट हो जाएगा। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि भैया सिर्फ 2% की वजह अगर 33 रुपये बन रहा है तो फिर 100% की वजह 1650 रुपये बनेगा। कि अगर 2% 33 रुपये तो 1% 33/2 तो 100%, 33/2 × 100। वही वाला लॉजिक, यूनिटरी मेथड लगा दो या फिर डायरेक्ट ऐसे आप कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी चीज़ों को कंप्लीट कराने की। अगला क्वेश्चन दिया था स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट द मेक द परफेक्ट स्क्वायर इज। एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है वो, उसमें क्या घटा दिया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। भाई देखो सबसे पहले तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो कि आपको 100% पता होगी। आप बोलोगे भैया सबको पता है 1000 होती है, और इसमें क्या घटाया जाए कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मैंने कहा भैया सिंपल सा होता है इसका, तो इसी का हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लें। 2 2 के पेयर बना दें, 3 त्रिका 9 होता है भाई,
1 बचेगा, 2 जीरो लगा दिए। यहाँ पे ये वाला 3 जो होता है इसे जोड़ देते हैं तो ये 6 हो गया। अब भैया 6 के आगे 1 रखेंगे तो 61 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो भैया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 124 हो जाएगा। तो भैया 1 रखेंगे, एक बार टेबल पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 61 एकम 61, कितना बचेगा 39। तो अगर हम इस 1000 में से उस 39 को घटा दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता, जो कि हमें यहाँ पे 39 ऑप्शन में भी मिल गया है। तो भैया यही 39 जो हम सब्ट्रैक्ट कर देते इस संख्या से, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन के तैयार हो जाता। बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ भैया समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई एक बार देख लेंगे, बड़ा ही दुविधाजनक क्वेश्चन देखने में लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा और कोशिश करूँगा या तो सिर्फ इंग्लिश का देख लूँ या तो सिर्फ हिंदी का देख लूँ यार, ठीक है। हिंदी वाला देख लेते हैं, सबके समझ में आ जाएगा। चलो जल्दी से देखना मेरे भाई। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। मैंने कहा भैया देखो 100% तो टोटल होते हैं वोट, ठीक है, जिसमें से जो विनर है और एक भैया लूज़र होगा, क्योंकि एक विनर है तो दूसरा लूज़र ही होना है। विनर को मिला है 48%, बचा कितना, आप बोलोगे भैया 48 चला गया तो 52% वोट जो है अभी बचे हैं, क्योंकि 100% है टोटल। लेकिन यहाँ पे उसने एक बात और कही, उसने कहा कि उसके विरोधी उम्मीदवार को जो उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, अपोजिशन में है, उसको 6800 वोट प्राप्त हुए, जो टोटल का 34% है। यानी लूज़र को इनडायरेक्टली वो बोला कि 34% प्राप्त हुए हैं भैया, लेकिन एक्चुअल में इसका नंबर हमें दे रखा है उसने 6800, 6800 वोट उसे मिले हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। कुछ मत अमान्य थे, यानी कुछ वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए हैं। आप एक बात बताओ, लॉजिक आपके पास है, मुझे भी पता है, सबको होता है, सबको पता होता है, बड़े ध्यान से समझना मेरी इस बात को। आपको एक बात ये समझ में आई भैया, अगर 48 इसको मिल गए, 34 इसको मिल गए, तो कुछ वोट तो पड़े नहीं होंगे, क्योंकि 52 वोट पड़ने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में इसे सिर्फ 34 वोट मिले हैं। यानी आपको यहाँ पर एक चीज़ ये महसूस हो गई होगी कि भैया यहाँ पर जो 18% वोट है ना, 18% वोट वो एक्चुअल में इनवैलिड हो गए हैं, ये एक्चुअल में इनवैलिड हो गए हैं। भैया बिल्कुल सिंपल सा है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो। आप बोलोगे भैया 34% का मतलब 6800 कब होता है, जब 34 दूना 68 और 2 जीरो, 200% अपने आप में चीज़ें बढ़ रही हैं। कितने परसेंट बढ़ रही हैं, आप बोलोगे भैया कंफर्म दिख रहा है मुझे कि 200% चीज़ें बढ़ रही हैं। तो मैंने कहा भैया देखो इनवैलिड वोट कितने होने चाहिए, 18 का मतलब कितना होना चाहिए, आप बोलोगे भैया इसका भी 200% करेंगे, 18 दूनी 36 और 2 जीरो, तो 3600 वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड हो गए। तो यानी अमान्य मतों की संख्या तो हमें पता चल गई। और विनिंग मार्जिन भैया कितना है ये भी पूछा गया है। विनिंग मार्जिन भाई हम आराम से बता देंगे। हमने कहा 48% वोट इसको मिले हैं और 34% इसको मिले हैं, ये कितने परसेंट वोटों से जीता, आपसे ये पूछ रहा। आप बोलोगे भैया ये 14% से जीत गया है, 14% से जीता है मेरे भाई। अगर 34 का 200 गुना किया है, 18 का 200 गुना करके निकाला है, तो आप बोलेंगे भैया फिर इस 14 का भी 200 गुना करके हम इसके वोट निकाल लेंगे। 14 दूनी 28 और 2800 वोट जो मेरे हो जाएंगे वो विनिंग मार्जिन हो जाएंगे, और 3600 वोट मेरे जो हो जाएंगे वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो ज़रा ध्यान से देखना, विनिंग मार्जिन पहले पूछा है और उसके बाद इनवैलिड वाले पूछे गए हैं। तो पहले 2800 बाद में 3600। ऑप्शन नंबर आपको मेरे भाई आई थिंक ये बी वाला एकदम सही मुझे लग रहा है, ये बी वाला ऑप्शन मुझे एकदम सही लग रहा है। एक बार आप भी देख लीजिएगा, पहले हमसे विनिंग मार्जिन पूछा है, फिर हमसे इनवैलिड वोट पूछे हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। देखो सी के आंसर सही हैं, लेकिन इसमें इसने पहले दिए हैं हमें इनवैलिड, बाद में इसने हमें दिया विनिंग मार्जिन, लेकिन एक्चुअल में उसने पूछा है पहले विनिंग मार्जिन बाद में इनवैलिड। तो तरीके से उत्तर को लिखना है वो भी एक मैटर करता है। तो आंसर नंबर मेरे भाई आप आई होप समझ गए हैं कि ऑप्शन नंबर मेरा बी जो है इसका एकदम मेरे भाई राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को, बोलोगे पहले 2800 आएगा और बाद में मेरे भाई 3600 आएगा। चलो ये मेरे भाई सॉल्यूशन ख़त्म। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से देखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। 10 बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन अगर आप एक दिन में करते हो आपके लिए बहुत है भाई, सफिशिएंट चीज़ें। 10 बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन और 10 वो क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए, बस सिंपल सा लॉजिक ये है। अगर आपको समझ में आ रहा है देन बेटर है, नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत है। क्वेश्चन दिया है कि 2600 रुपये की धनराशि है, 2 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि उसके 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो बराबर है। 10% की दर से उधार दी गई राशि आपको बताने की कितनी है। भाई देखो, एक 2 भाई होंगे कोई जिन्होंने 2600 रुपये उनको दिए गए, उन्होंने इन 2600 रुपये को क्या किया कि दोनों लोगों ने आपस में कुछ कुछ बांट लिया। किसी ने 600 लिए होंगे, किसी ने 2100 लिए होंगे।
ठीक है, सॉरी, किसी ने 500 लिए होंगे, किसी ने 2100 लिए होंगे, किसी ने 600 लिए, किसी ने 2000 ले लिए, या फिर हो सकता है एक ने 1500 लिए, एक ने 1100 ले लिए। कुल मिला के 2600 को ही 2 भागों में बांट लिया है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई, पर हमें ये तो पता नहीं कि किस वाले भाई ने कितना पार्ट लिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई 2 भाई अगर लड़ते हैं तो उनमें से एक भाई को मिलता है X%, दूसरे को मिला होगा Y %, मत लगाओ। मैंने कहा एक भाई को X रुपये मिल रहे हैं, दूसरे भाई को Y रुपये मिल रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है। बोलोगे ठीक है भैया, हमें ये पता है कि उसने बोला कि उसमें उधार जब साधारण ब्याज पर उधार दे रहा है तो पहले भाई को 10% पे 5 साल के लिए। आप एक बात बताओ, मैं इंसान एक हूँ, मुझे 10% पे 5 साल के लिए कितना पैसा मिलेगा? आप बोलोगे पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, फिर तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, कुल मिला के 5 साल में मुझे मिलेगा भैया 50%। कितना मिलेगा? 50%। बोलोगे हाँ या ना? बोलोगे हाँ, बिल्कुल सही बात है भैया। ये बराबर किसके है? दूसरे भाग के 9% का 6 साल के लिए, तो ये 9 चौका 54%, दूसरे भाग के 54% के बराबर है। वो मुझसे बोल रहा है कि पहले भाग का 50% दूसरे भाग के 54% के बराबर है। इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाहता है। मैंने कहा भैया सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ से x/y निकालें तो बोलोगे ये हो जाएगा भैया 54/50, और भैया अगर इसे काटना चाहो 2 से तो ये हो जाएगा 27/25। देखो 2 से कट जाएगा, 27 दूना 54 और 25 दूनी 50। आपने कहा भैया मेरा पहला पार्ट होगा 27 जो हमने 10% पे दिया था, और दूसरा भाग जो हमने 9% पे दिया था वो होगा मेरा 25। तो जो भी मेरा आंसर होगा, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, कि जो भी मेरा आंसर होगा वो मेरे भाई कुछ भी करो 27 का मल्टीपल यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल वो आंसर होगा। सिंपल सा लॉजिक एक मैंने तुम्हें बताया। तुमने कहा भैया देखो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का भैया ये भी नहीं है, 9 का भैया ये भी नहीं है, और ये देखो 1 और 3 4 और 5 9, 9 का सिर्फ ये है। एक मेरा आंसर है जो कि मेरा आंसर एकदम सही है। एक तो मैं इसे इतनी जल्दी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका, एक लोग बोलेंगे भैया मुझे समझ में नहीं आया, पूरा सॉल्व करके भी बता दो। भाई मैंने तो बता दिया ये आंसर हो सकता है 9, इनका मल्टीपल आप चेक कर सकते हो, क्योंकि 27 के अंदर 9 तियां 27 होता है, तो 9 तो छुपा है। लेकिन आपने कहा भैया ऐसे नहीं, पूरा का पूरा सॉल्व करके मुझे दिखा दो। तो मैंने कहा सॉल्व करके देख लो भाई। अगर मैं इन दोनों पार्ट को जोड़ूं तो आप बोलोगे भैया 27 और 25 52 यूनिट। 52 यूनिट की वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पे 2600 रुपये। ये टोटल 2600 ही तो था दोनों लोगों का पार्ट मिला के। तो कितने गुना हो रहा है 52 के पहाड़े में 2600 कितने बार में आता है? आप बोलोगे भैया 50 बार में। 26 50 हम कितना, सॉरी 52 का पहाड़ा 50 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 2600। हमें पता है कि भैया हमने 10% पे दिया है 27 यूनिट पैसा, तो भैया 27 का भी 50 गुना करा दो, 27 का भी 50 करा दो। तो भैया 27 का गुणा 50 से कराओगे तो 27 पंचे 135, और एक ये जीरो था, देखिए जीरो लगा दिया, 1350 रुपये मेरा आंसर आ गया। भैया ये हमारा सोल्यूशन भी आपको मैंने बता दिया, और एक तरीके से मैंने आपको इसे करने का एक शॉर्ट मेथड बताया कि आप मल्टीपल द्वारा भी चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको मज़ा आ गई होगी क्वेश्चन में। जल्दी से बोलेंगे, अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, क्वेश्चन नंबर अपना 8। चलो, दिया है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिला करके कुल एवरेज जो उनका औसत है वो 16.8 वर्ष है। ठीक है भाई। लड़कों की औसत आयु जो दे रखी है वो 15.4 है। ठीक है। और लड़कियों की औसत आयु जो दे रखी है वो 18.2 वर्ष है। पूछा गया है कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। भाई देखो, इसे मैं एलिगेशन से करूँगा तो बेटर रहेगा। इसका एलिगेशन करते हैं भैया। एलिगेशन मतलब क्या है भैया? एलिगेशन मतलब सिंपल सा है कि एक तरफ बॉयज़ लिख देंगे, एक तरफ गर्ल्स लिख देंगे, और यहाँ पे ओवरऑल लिख देंगे। बॉयज़ का मेरे भाई मुझे दे रखा है कितना? 15.4, और गर्ल्स का मेरे भाई कितना दे रखा है? 18.2, और पूरे का कितना दे रखा है? 16.8। और भैया अब इनका हम क्या करा देंगे? आपको पता है एलिगेशन सॉल्व करना, इनको सॉल्व कर लेंगे ऐसे करके। आप बोलोगे भैया 18.2 से अगर 16.8 जाएगा तो कितना बचेगा? देखो 16, और आपका यहाँ पे 4 बचा और 1 14, यानी 1.4 बचा। इधर भैया अगर माइनस करेंगे तो आप बोलोगे देखो 8 में 4 और 16 में से 15 1, तो ये भी 1.4 बचा। यानी मेरा जो आंसर आएगा वो 1.4 रेशियो 1.4 आएगा। और आपको पता है कि भैया सेम पहाड़े से कट जाएंगे, 14 एकम 14, 14 एकम 14, या 1.4 बन जा 1.4, 1.4 बन जा 1.4। तो आंसर जो आएगा वो 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे भैया बी एकदम राइट हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं था। यहीं पे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता था कि अगर लड़कियों की संख्या मेरे भाई दे देता, बोलता कि बताओ अगर लड़कियों की संख्या मेरे भाई 25 है तो
टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आप बोलोगे भैया अगर लड़कियों की संख्या ये 25 होती, ये लड़कियों की संख्या ये एक की वैल्यू अगर 25 होती तो टोटल स्टूडेंट एक और एक दो यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती? 50। अगर पूछता आपसे तो आप ये चीज़ें भी इसमें ऐड ऑन कर सकते थे, बिल्कुल सिंपल लॉजिकली क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं मेरे भाई क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अपना जो है 9, जल्दी से करिएगा। क्वेश्चन दिया है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी अलोन कैन कंप्लीट कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। ओके, ड्यू टू सम अदर वर्क, कुछ और काम होगा उसको, तो ए हैड लीव द वर्क बिफोर कंप्लीट द फॉर द लास्ट 5 डेज, बी अलोन डेड द वर्क एंड द टोटल वर्क टेकन इस टाइम। बताना टोटल कितना टाइम लगा। भाई सिंपल सा लॉजिक इसमें आप लगा सकते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, मैंने कहा ए कर सकता है 20 दिन में, और बी मेरे भाई उस काम को कर सकता है 30 दिन में। मैंने किया, कोई समस्या यहाँ पे? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊंगा तो तुम्हें यहाँ से ये समझ में आएगा कि भैया इसका लॉजिक हम किस तरीके से सॉल्व इसे कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे भैया ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो अब मैंने कहा 20 और 30 का अगर मैं एलसीएम यहाँ पे लेता हूँ तो भैया आ जाएगा 60। बात आ गई समझ में? 20 23 60 3 आ गया, और भैया ये 30 दूनी 60 ये 2 यूनिट आ गया। अब मैंने कहा ए और बी में हमसे उसने बोला कि ए कार्य पूर्ण होने से पहले ही काम छोड़ देता है और शेष 5 दिनों तक बी काम करता है। मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनना, बी ने 5 दिनों तक अकेले काम किया है तो ये 5 दूनी 10 काम तो बी अकेले करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे काम बी कितना कर रहा है? 10 काम अकेले कर रहा है, यानी काम 60 था, 60 में से जो 50 काम बचा है 10 घटाने के बाद कितना काम बचा? 50। ये 50 काम मेरे भाई ए और बी ने मिलकर किया होगा, ए बी ने मिलकर ये 50 काम किया होगा। 3 ये करता 2 ये करता, यानी 5 यूनिट यहाँ से हो गया, और 5 से मेरे भाई जब मैंने इसमें डिवाइड किया तो 10 आ गया, यानी 10 दिन दोनों ने साथ में किया, 5 दिन उसने अकेले किया, तो टोटल काम करने में 15 दिन का समय लगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लास पूरी समझ में आ गई होगी, क्लास में मज़ा आया होगा। फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ में, अगले किसी क्लास के साथ में। टोटल मेरे कितने क्वेश्चन हो गए? 9 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग बाद में करते हैं, कुछ कारणों से भी जाना पड़ेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।